देव क्लासेस स्पेशल में सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। और बहुत खुशी की बात है कि आपको ये अनसोल्ड का चौथा भाग मिलने जा रहा है भौतिक विज्ञान में। हमारा प्रयास है कि हमारे माध्यम से अधिक बच्चों को परीक्षा के दौरान अधिक से अधिक बेनिफिट मिल सके। हमारा उद्देश्य है ऑनलाइन और निःशुल्क शिक्षा देते हुए मैक्सिमम छात्रों तक अपनी बातों को पहुंचाना, ताकि अधिक से अधिक बच्चे, जो बच्चे शुल्क भी नहीं खर्च कर पाते हैं या फिर खर्च करने के बावजूद उनको वो चीज़ें नहीं मिल पाती जो चीज़ें उनके परीक्षा के लिए अधिक उपयोगी हैं, वो चीज़ें आपको हमारे माध्यम से उपलब्ध होंगी और ये चीज़ें आपके परीक्षाओं में बहुत बड़ा सहयोग देने वाली हैं। तो सभी छात्र जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, फटाफट इस लिंक को सब्सक्राइब कर दें अगर नहीं किया है, और अपने सभी दोस्तों को एक बार शेयर भी कर दें, ताकि हमारे साथ आपका भी योगदान हमारे इस मुहिम में रहे। देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। भौतिक विज्ञान का अनसोल्ड हम लोग दे रहे हैं आपको। 2020 का चौथा सेट है NM। तो इसमें पहला प्रश्न है आपका, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है। तो जो प्रश्न आपका डेफिनेशन के लायक होगा हम उसको बिल्कुल डिफाइन भी करेंगे। हर प्रश्नों में जो न्यूमेरिकल होंगे उसके हम पूरे सवाल भी आपको लगा कर दिखाएंगे, जो थ्योरेटिकल होंगे उसको हम लोग थ्योरेटिकल रूप से बताएंगे। तो जैसे इसमें कहता है आकाश कैसा दिखाई देता है अंतरिक्ष यात्रियों को, तो ये आपका हो जाएगा ब्लैक। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसे दिखाई देता है, ब्लैक, काला दिखाई देता है वहाँ से। इसके बाद है अगला आपका, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर हो। तो आपको पता है कि जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। वक्रता त्रिज्या आपकी 32 है तो वो तो पक्का हो गया कि आपकी इसकी आधी जस्ट 16 हो गई। ठीक है, तो ये आपकी 16 सेंटीमीटर हो जाएगी। तीसरा प्रश्न है आपका, ओम के नियम के अनुसार धारा व विभवांतर के बीच ग्राफ कैसा होगा। 4 ऑप्शन है, सरल रेखा में होगा, वृत्त में होगा, टेढ़ी मेढ़ी रेखा में होगा, कोई नहीं होगा। तो देखो ये तो हो नहीं सकता, कोई नहीं का ऑप्शन नहीं है, वृत्त का भी ऑप्शन नहीं होगा, तो एक ही बचता है। इसके अतिरिक्त मैं आपको तरीका भी बता दूं, धारा और विभवांतर हमेशा एक सरल रेखा में होते हैं, इसलिए आपका मैंने नीचे ग्राफ भी बना कर दिया है, ताकि अगर कभी पूछा जा सके कि धारा और विभवांतर में आप ग्राफ बनाइए तो आप आसानी से बना सकें, इस प्रकार बनेगा। अगला है, एक लघु पथित परिपथ में धारा का मान कितना होता है। तो लघु पथित परिपथ में ध्यान दीजिएगा, हमेशा धारा का मान कैसा होता है, अधिकतम होता है। तो विकल्प नंबर 3 आपका बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 2 के काम में देखते हैं। कहता है यदि मिट्टी का तेल, तारपीन का तेल तथा जल के अपवर्तनांक क्रमशः 1.44, 1.47, 1.33 हो तो इनमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होगी। तो ध्यान दीजिएगा कि जिसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है उसकी प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, क्योंकि अपवर्तनांक प्रकाश की चाल के या फिर वेग के कह सकते हैं। अपवर्तनांक प्रकाश का जो भी वेग होगी उसमें व्युत्क्रमणपाती होता है। आप देख लीजिए, n समानुपाती 1/v, ये आपका सूत्र लिखा हुआ है, n समानुपाती 1/v। n किसके वेग के व्युत्क्रमणपाती है, इसलिए आपकी सबसे कम चाल किसकी है, सबसे कम अपवर्तनांक है आपका 1.33। तो यही आपका आंसर आपका सही होगा। इसमें नीचे मैंने रिमार्क भी दे रखा है कि जिसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा उसकी चाल आपकी सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है आपका, कहता है एक उत्तल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब के आवर्धन का सूत्र लिखिए। एक उत्तल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब के आवर्धन का सूत्र लिखिए। क्या यह ऋणात्मक व धनात्मक दोनों हो सकता है। तो आवर्धन का सूत्र आपको पता ही होगा, मैं फिर से बताता हूँ, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, या फिर आप इसको I/O भी लिख सकते हो, आप इसको V/U भी लिखते हैं। तो ये तीनों सूत्र यूज में आते हैं। तो इसका आंसर और भी है, ये आपका धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है। अगला प्रश्न है आपके इसी में, कहता है 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं। तो 1 किलोवाट घंटा में आपकी होते हैं 3.6 × 10⁶ जूल। अगर डिफाइन करें तो आपका हो जाएगा 1 किलो में होते हैं 10⁻3, और वाट का मात्रक होता है जूल प्रति सेकेंड। वाट का मात्रक होता है जूल प्रति सेकेंड, और जूल किसका मात्रक है, जूल है ऊर्जा का या ऊर्जा का, तो इसमें आपका न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा। इस प्रकार से आपका गुणा कर देंगे, 1 × 10⁻3 ये आपका जूल प्रति सेकेंड में है, और
ये आप घंटा को बदल दीजिए मिनट में, ये सेकंड में बदलिए तो 60 गुणे 60 हो जाएगा। तो आपका 3600 गुणे 10 की घात 3 हो गया। तो 3600 गुणे 10 की घात 3 में आप एसआई पद्धति में किसी भी चीज़ को लिखने के पहले हम लोग एसआई पद्धति का यूज करते हैं, क्योंकि फिजिक्स हमारी पूरी एसआई पद्धति और एमकेएस पद्धति में लिखी जाती है। तो 3600 में 3 अंक 0 हम आगे बढ़ाएंगे तो आपका 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। देखते हैं अगला प्रश्न। कहता है एक लेंस की फोकस दूरी की गणना कीजिए यदि उसकी क्षमता -2 डायोप्टर हो, फुल स्टॉप। यदि +1 डायोप्टर की क्षमता वाला लेंस इसके साथ जोड़ दिया जाता है तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी फोकस दूरी जब भी क्षमता ऋणात्मक होती है तब आपका लेंस अवतल होता है, और जब क्षमता धनात्मक होती है तो लेंस आपका उत्तल होता है। यहाँ पर पहली फोकस दूरी निकालेंगे, F1 बराबर हो जाएगा 1/P, क्योंकि यदि दिया ना हो तो हम हमेशा सेंटीमीटर में ही चीज़ों को नापते हैं। तो 100/P तब आता है जब सेंटीमीटर में हो, और 1/P तब आता है जब मीटर में हो। तो 100/P रखेंगे तो 100/-2 = -50 सेंटीमीटर आ जाएगा। इस प्रकार हम लोग F2 निकालेंगे तो हो जाएगा 100/+1। यहाँ पर आपका 100 सेंटीमीटर आया। यदि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है तो 1/F = 1/F1 + 1/F2। F1 की जगह -50 और F2 की जगह 100 रखेंगे हम। जब सॉल्व करेंगे तो F का मान -100 सेंटीमीटर आएगा। ये आपका संयुक्त लेंस की फोकस दूरी आ गई। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को जितने अधिक बच्चों को शेयर कर सकें, जितने मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर सकें, ये आपके लिए बहुत बड़ा योगदान होगा आपकी तरफ से हमारे लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो का, इस टॉपिक का और अपने सब्जेक्ट का आनंद ले सकें और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकें। और हमारा जो भी सेशन होगा ये सब आपके पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा। कुछ भी हमारे चैनल में फालतू की चीज़ें नहीं होती हैं और ना ही डाली जाती हैं। तो आप लोग इनमें से जितने भी चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों को सीखिए और अपने पेपरों में अच्छा स्कोर करिए। देखिए अगला प्रश्न है आपका, इसमें कहता है तीसरे का नंबर 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम के प्रतिरोधों को किस प्रकार समायोजित करें कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 4 ओम 1 ओम हो जाए। R1 = 2 ओम, R2 = 3 ओम, R3 = 6 ओम। इसको किस प्रकार समायोजित करें। तो हमने 2 चित्र बनाए हैं। इसमें एक चित्र हम देख लेते हैं जिसमें हमने 2 प्रतिरोधों को क्रमशः समांतर क्रम में तथा एक प्रतिरोध को हमने श्रेणी क्रम में रखा है। जब हम इनको समायोजित करते हैं, देख सकते हैं आप ये वाला चित्र, इसमें 3 ओम और 6 ओम को यदि हम समांतर क्रम में हल करते हैं तो इसका समांतर क्रम में हल करने पर हमें 2 ओम का प्रतिरोध प्राप्त होता है। इसके बाद में पुनः इस 2 ओम को 2 ओम के साथ में, देखिए इन दोनों को हल किया हमने यहाँ पर हल किया तो 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 का सूत्र लगाएंगे। यहाँ पर हमने 1/3 + 1/6 रखा। इसको जैसे हल करेंगे 3/6 आएगा। 3/6 को हल करेंगे तो R का मान हमारा 2 ओम आ जाएगा। इसके बाद में हमने इसी 2 ओम को, ये जो 2 ओम आया आपका, यहाँ से इस 2 ओम को इस 2 ओम के साथ में श्रेणी क्रम में रखा। आपको पता होगा श्रेणी क्रम में जो भी तुल्य प्रतिरोध होता है वो आपस में जुड़ जाता है। तो 2 और 2 कितने हो गए, 4 ओम हो गए। इसी प्रकार हमारा एक उत्तर तो निकला है 4 ओम वाला, एक और निकालना है। तो इस क्रम में हमने तीनों को समांतर में रख दिया। देखिए आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी कि मुझे कैसे पता, तो ये पहली बार में किसी से भी नहीं हो सकता है। इसमें आपको चित्र को स्वयं संयोजित करना पड़ेगा। जब 1-2 बार आप करेंगे तो चीज़ें समझ में आ सकती हैं। इसमें तो 3 प्रतिरोध हैं, कभी कभी आपको 10-12 प्रतिरोध भी दे सकता है, तो ये आपको स्वयं करके देखना पड़ेगा। लेकिन तरीका आप ये है, अगर ये सवाल आता है तो आपसे आसानी से बन जाएगा। इसमें तीनों प्रतिरोधों को हमने समांतर क्रम में रख दिया, 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम। तीनों प्रतिरोधों को जब हम समांतर क्रम में रख के हल करेंगे तो 1/R = 1/2 + 1/3 + 1/6 हल करेंगे तो 1 ओम आएगा। यही हमारा आंसर है। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। चलते हैं अगले प्रश्न में। इस प्रश्न में कहता है
15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो यू का मान आपका -10 है क्योंकि ये उत्तल लेंस है, तो एफ का मान आपका 15 हो जाएगा प्लस का, क्योंकि उत्तल में फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल में फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। दर्पण के सूत्र को हम लगाएंगे 1/v + 1/u = 1/f। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है v का मान। जब v का मान निकालना है तो हमने u का क्या किया? पक्षांतर कर दिया। जब पक्षांतर करेंगे तो 1/v = 1/f - 1/u। मान रखकर हल करेंगे तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लासा लिया हमने। लासा लेने के बाद में ये हमारा 6 आ गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं क्या बोल सकते हैं कि प्रतिबिंब दर्पण से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के पीछे बनेगा और इसकी जो प्रकृति होगी वो आभासी होगी तथा ये प्रतिबिंब कैसा होगा? सीधा होगा। ठीक है। 3 का 4 खा नंबर देखिए। इसमें कहता है किसी चालक के प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं या क्या तात्पर्य है, यह किन कारकों पर निर्भर करता है। तो इस प्रश्न को हम देखेंगे। ये देखिए, कहते हैं पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह प्रतिरोध के प्रवाह का विरोध करता है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह इसमें विद्युत धारा के प्रवाह का प्रतिरोध करता है या विरोध करता है, विद्युत परिपथ या प्रतिरोध कहलाता है। इतना सा आंसर है इसका। और किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है तो आपका लिखा हुआ किसी चालक का प्रतिरोध, चालक की लंबाई, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल एवं पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो बड़े आसान से उत्तर थे ये, जो आपसे आसानी से बन भी जाएंगे। आप दीर्घ उत्तरी की तरफ चलते हैं और जो आपके अच्छे स्कोर में सहायता करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें 3 का खा हो गया आपका। देखिए, चौथा नंबर है जो आपका दीर्घ उत्तरी का है। कहता है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हो? एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र की संरचना में मुख्य अंतर क्या है? तो इसका आंसर देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो देखिएगा, इसमें आप ये लिखा हुआ है कि जब किसी बंद विद्युत परिपथ के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तब परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और परिपथ में विद्युत धारा बहने लगती है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं तथा उत्पन्न विद्युत धारा को प्रेरित विद्युत वाहक बल भी कहते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक दिया गया है। प्रेरित धारा जो होती है, जो निकलने वाली धारा होती है, उसे प्रेरित धारा कहते हैं तथा ये जो बल होता है ये आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल कहलाता है। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इसमें कुछ चीज़ें और भी हैं। अंतर पूछा गया है तो आप इसमें लिख सकते हैं। बहुत सारे अंतर हैं। मैं इसमें कुछ सरल सी चीज़ें बता देता हूँ आपको। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जा सकता है, लेकिन दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में नहीं बदला जा सकता है। प्रत्यावर्ती धारा को उचित वोल्टेज की धारा में बदला जा सकता है, लेकिन दिष्ट धारा में ऐसा नहीं कर सकते हम लोग। प्रत्यावर्ती धारा में करंट लगने पर कम हानि पहुंचती है, लेकिन दिष्ट धारा में हानि आपकी अधिक पहुंचती है। तो इसमें मुख्य अंतर थे। इसमें कुछ और भी हैं आपके। इसमें चोक कुंडली द्वारा कम ऊर्जा ह्रास पर नियंत्रित किया जा सकता है और इसमें ओमी प्रतिरोध द्वारा अधिक ऊर्जा ह्रास पर नियंत्रित किया जाता है। इसमें है धारा को ट्रांसफार्मर द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजने में ऊर्जा ह्रास तथा लागत बहुत कम होता है, लेकिन उनमें लागत अधिक होता है। तो ये चीज़ें इसमें थी। ठीक है, तो ये चीज़ें इसमें थी, आपको समझ में आ गई होंगी। चीज़ें बहुत सरल हैं और बहुत ही आसान तरीके से लिखी गई हैं, सरल शब्दों में समझाई गई हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। बस आपसे अपेक्षा है कि आप इस वीडियो को लाइक करें। और एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूं कि हमारे इस वीडियो को किस किस जगह के लोग देख पा रहे हैं। तो एक बार आप अपना नाम और अपनी जगह का नाम ज़रूर शेयर करें, ताकि हमें भी खुशी होगी कि हमारा जो मेहनत है, हमारे द्वारा की गई जो मेहनत है, वो कहाँ तक सफल हो पा रही है। इसमें दिया गया अंतिम प्रश्न है जो 4 का खा नंबर है। उस प्रश्न को हम लोग देखते हैं, इसके बाद इस वीडियो को समाप्त करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए, एक चित्र द्वारा है कि ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध की गणना करो।
धारा का मान बताओ तथा ए तथा सी बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करो। ये आपका प्रश्न देखने में बड़ा है लेकिन बहुत ही छोटा प्रश्न है आपको 7 नंबर के हिसाब से, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। ये प्रश्न रहा आपका ए बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध। तो देखते हैं ये बिंदु और ये बिंदु के बीच का प्रतिरोध। तो आपको पता होगा कि जब किसी दो प्रतिरोधों का पहला सिरा किसी एक बिंदु से और दूसरा सिरा किसी अन्य बिंदु से जुड़ा हो तो ऐसे प्रतिरोध समांतर क्रम में कहलाते हैं। इनके लिए सूत्र होता है 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। ये सूत्र हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग हल करेंगे और जब ये आपका ए और सी के बीच का निकल आएगा, ध्यान दीजिएगा, पहले हम इतना निकालेंगे समांतर क्रम में, जब ये निकल आएगा तो ये इसके साथ हो जाएगा श्रेणी क्रम में। तो चलिए निकालते हैं। ये देखिए समांतर क्रम के सूत्र को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो हमने समांतर क्रम में निकाला तो देखिए R1 R2 के मान रखे, R1 प्लस R2 किया, हमारा 2 ओम निकल आया। और जो दिया गया बगल में दूसरा प्रतिरोध था आपका, आपने देखा होगा ये था, इसके साथ में हमने 2 ओम को श्रेणी क्रम में कर दिया। जब श्रेणी क्रम में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 6 ओम आ जाएगा प्रतिरोध। ये देखिए 6 ओम आ गया। इसके बाद में 2 उत्तर हमारे निकल चुके हैं। ए और बी के बीच का प्रतिरोध निकल आया, ए और सी के बीच का प्रतिरोध निकल आया, 2 बिंदुओं के बीच का निकल आया। लास्ट उत्तर हमारा बचा है विभवांतर का मान निकालना और धारा का मान निकालना है। तो V बराबर IR का मान निकालिए। V बराबर IR होता है, तो I का मान कितना है, I का मान हमें पता नहीं है। R का मान कितना है, 6 ओम है। V का मान आपका 6 वोल्ट दिया गया है, तो I बराबर V/R लगाइए, तो 6/6 बराबर 1 एम्पियर की धारा पूरे परिपथ में प्रवाहित होगी। ये आपका दूसरा आंसर निकल आया। लास्ट बट नॉट लिस्ट आपका लास्ट प्रश्न रह गया है और वो भी आप देख लीजिए। ए तथा सी बिंदुओं के बीच विभवांतर निकालना, तो V बराबर IR लगाइए। I के मान आपके पास 1 है, R का मान आपके पास 2 है, क्योंकि ए और सी के बीच पूछ रहा है इसलिए। तो 1 × 2 कितना हो जाएगा, आपका 2 वोल्ट हो जाएगा। तो जो ए तथा सी के बीच का विभवांतर होगा वो आपका 2 वोल्ट का होगा। तो ये रहा आपका अनसोल्ड आज का, और उम्मीद करते हैं आपको हर प्रश्न क्लियर हुआ होगा, हर प्रश्न आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। और इस अनसोल्ड से जितनी भी चीज़ें आपने सीखी आज, अगर इन फ्यूचर आपके किसी भी पेपर में मिलती हैं तो आपसे सब कुछ बनेगा, ये मैं आपसे वादा ले सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आपने सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से देखा है। बस अब आपकी बारी है कि एक बार आप इस वीडियो को लाइक करें, अगर अच्छा लगा, और बुरा लगा तो एक बार अनलाइक करें। लेकिन अनलाइक करें तो कारण ज़रूर बताएं कि क्या कमी रह गई, ताकि हम उन चीज़ों को अगली वीडियो में और सुधार करके आपके सामने रख सकें। और लाइक करें तो कुछ ना कुछ रीज़न ज़रूर दे दें कि आखिर इस वीडियो में क्या आपको बेहतर लगा, क्या ये आपके लिए उपयुक्त है, क्या हमारे द्वारा दी गई चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद है। अगर सब कुछ बेहतर है तो हमें खुशी होगी कि आप एक बार कमेंट ज़रूर करें। अपना नाम और अपनी जगह का नाम लिखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।